आपने देखा होगा, पिछले सप्ताह 5 दिन पहले अंडमान निकोबार में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। अंडमान निकोबार को भी चेन्नई और दिल्ली जैसी इंटरनेट सुविधा अब उपलब्ध होगी। अब हम आगे लक्षद्वीप को भी इसी तरह जोड़ने के लिए काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। अभी अभी आपने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले से दिए गए भाषण की एक छोटी सी झलक देखी। इस भाषण में वे साफ साफ देश के दूर दराज इलाकों तक भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की बात कह रहे हैं। वहीं हमारे ही देश के लीडिंग टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन श्री सुनील मित्तल जी ने कुछ दिनों पहले एक ऐसा बयान दिया जिसने देश के करोड़ों लोगों को चौंका दिया। उनके इस बयान के अनुसार आज इंटरनेट यूजर्स को 160 रुपीज में 16 GB डेटा की बजाय केवल 1.6 GB डेटा ही मिलना चाहिए, यानी कि सीधे ही इंटरनेट को 10 गुना महंगा करने की बात उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भले ही आने वाले समय में डेटा चार्जेस यूएस या यूरोप जितने महंगे ना हो, पर उनका एक सर्टेन लिमिट तक एक्सटेंशन जरूरी है, बिकॉज द करेंट रेट्स आर नॉट सस्टेनेबल। अब ऐसे में अगर सरकार के प्रयासों से देश के कोने कोने तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा दी जाती है, तो भी इतनी हाई रेट्स की वजह से ये ज्यादातर आम लोगों के लिए एक्सेसिबल ही नहीं होगा। पुरानी बातें कुछ और थी। जब हमारे पास 4G नहीं हुआ करता था, उस समय हम 1 GB डेटा के लिए लगभग 100 रुपए पे करते थे, पर 4G और जियो के आ जाने की वजह से डेटा यूजेज में गजब का उछाल दर्ज किया गया है। और अब जाकर जहां इंटरनेट और सस्ते होने चाहिए थे, कंपनीज उन्हें 10 गुना तक महंगा करने की बात कह रही हैं। हालांकि अभी यह बयान केवल एयरटेल की तरफ से आया है, यानी कि भविष्य में एयरटेल ने टैरिफ चार्जेस बढ़ाने के संकेत दिए हैं। तो इससे आपको यह लग सकता है कि चलो एयरटेल दाम बढ़ाता है तो इसे बढ़ाने दो ना, अगर ज्यादा बढ़ाया तो हम दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर को चुन लेंगे। पर क्या देश में अब एयरटेल और जियो के बजाय कोई और कंपनी बची है? बची भी है तो वो बहुत बुरी स्थिति में है। ऐसे में सिर्फ जियो पर जाना ही एक ऑप्शन बचता है। पर एक दिक्कत यहां भी है। सुनील मित्तल जी ने यह बयान देने से पहले यह बात तो जरूर सोची होगी कि अगर केवल हम ही चार्जेस बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर्स दूसरे ऑपरेटर के पास चले जाएंगे, और ऑफिशियली वो इतना बड़ा बयान देकर अपना नुकसान नहीं करवाना चाहेंगे। इस बयान से कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिलता है कि आने वाले समय में दूसरे ऑपरेटर्स भी अपने टैरिफ चार्जेस इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि अभी यह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, पर मित्तल जी के बयान से ऐसा होने की इंडिकेशन जरूर मिलती है। मित्तल जी ने अपने बयान में जिस दूसरी बड़ी बात का जिक्र किया, अब वो भी जान लीजिए। उनका मानना है कि उन्हें अपनी कंपनी को सस्टेन कराने के लिए कंपनी की ARPU को 300 रुपए तक बढ़ाना होगा। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां कुछ महीनों पहले कंपनीज ने अपने चार्जेस में जो इंक्रीमेंट किया था, उसकी वजह से एयरटेल की ARPU 100 रुपए से बढ़कर जून 2020 में 157 रुपए हो गई है, और कंपनी उसे और भी अधिक बढ़ाकर 300 रुपए तक ले जाने की बात कह रही है। अब ये ARPU है क्या, पहले ये जान लीजिए। ARPU का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि हर एक यूजर से हर महीने कंपनी को मिलने वाला औसत रेवेन्यू। कंपनीज के पास अपनी ARPU बढ़ाने के 2 रास्ते होते हैं। पहला तो ये कि कंपनीज अपनी सर्विसेज के चार्ज को कम करें, जिससे कि उन्हें ज्यादा कस्टमर बेस मिल सके, और दूसरा ये कि कंपनीज अपने चार्जेस को बढ़ा दें। पर चार्जेस बढ़ाने से उनका कस्टमर बेस भी कम होगा और नए कस्टमर्स मिलना भी मुश्किल होगा। भारतीय एयरटेल इसी दूसरे तरीके को अपनाकर अपना ARPU इंक्रीज करने की सोच रही है, और कहीं ना कहीं उसे यह पता है कि उसके साथ साथ दूसरी कंपनीज भी ऐसा करेंगी, जिससे कि उनके कस्टमर बेस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि कंपनियों का इस हद तक अपनी चार्जेस बढ़ाना कितना सही है। क्या चार्जेस इंक्रीज करना है उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है? इस वीडियो में आगे मैं आप सबको इंटरनेट क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी जैसे फैक्टर्स पर ग्लोबल लेवल पर हुए एक रिसर्च के बारे में बताऊंगा। इस रिसर्च के डेटा से आप ये खुद समझ पाओगे कि इन कंपनीज का अपने चार्जेस इंक्रीज करना कितना सही है। मैं बात करने वाला हूं हमारे देश के डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट की। सबसे पहले आप सब ये जान लो कि ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है क्या। DQL is a global research on quality of digital well-being which is conducted among 85 countries, और इस रिसर्च को कंडक्ट करने वाली एजेंसी का नाम है सर्फशार्क लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेसी सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। सर्फशार्क लगभग हर साल
डिजिटल वेलबींग का डेटा अमंग डिफरेंट कंट्रीज रिलीज करती है। सर्फशार्क किसी देश की डिजिटल वेलबींग को 5 पॉइंट पर मेजर करती है एंड दीज आर इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। इन पांचों पॉइंट्स पर परखने के बाद सर्फशार्क ने जो डीक्यूएल इंडेक्स 2020 जारी किया उसमें डेनमार्क ने फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करी, साथ ही स्वीडन और कनाडा ने सेकंड और थर्ड पोजीशन पर अपनी जगह बनाई। इस इंडेक्स में हमारे देश ने कैसा परफॉर्म किया, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के मामले में हमारे देश की क्या रैंकिंग रही है। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 9th इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी अमंग 85 कंट्रीज। यानी कि सस्ते इंटरनेट के मामले में हम बाकी कई देशों से बहुत आगे हैं। हालांकि डेटा रेट्स हमारे यहां सबसे सस्ते तो नहीं हैं, पर हां, अगर बाकियों से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा सस्ते हैं एंड इट इज अ गुड साइन फॉर अस एंड फॉर द नेशन टू। अब बात इंटरनेट क्वालिटी की। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम देशों से बेहद सस्ता इंटरनेट होने के बावजूद मिलने वाले इंटरनेट की जो क्वालिटी है, यानी कि जो उसकी स्पीड और स्टेबिलिटी है हमारे देश में, वो बेहद ही खराब है। डीक्यूएल इंडेक्स 2020 में इस पॉइंट पर इंडिया ने 83rd रैंक एक्वायर करी अमंग 85 कंट्रीज। अब बात डीक्यूएल इंडेक्स 2020 के तीसरे पॉइंट की, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पॉइंट पर किसी देश को मेजर करने का मकसद वहां मौजूद ई इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल को मापना है। बेहतर ई इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होगा ज्यादा लोगों तक ज्यादा बेहतर इंटरनेट। इस पॉइंट पर भी हमारे देश की परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग ही रही है, because India has been ranked 82nd among 85 countries on the matter of availability of e-infrastructure। हालांकि इन सब के बावजूद ई गवर्नमेंट के विस्तार के मामले में इंडिया ने काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए 15th पोजीशन एक्वायर करी है। इतना सब कुछ आप सबको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप खुद सोच पाएं कि कंपनियों का अपने चार्जेस बढ़ाना किस हद तक सही है। आपने अभी देखा ही कि हमारे यहां इंटरनेट सस्ता तो है, पर उसकी क्वालिटी कैसी है। इस रिसर्च की बात अगर ना भी की जाए तो आपने कभी न कभी खुद कई बार इस खराब क्वालिटी को एक्सपीरियंस किया होगा। हालांकि इस खराब इंटरनेट क्वालिटी का थोड़ा बहुत क्रेडिट हम कोरोना वायरस के चलते देश में लगे लॉकडाउन को भी दे सकते हैं, जिसके कारण तमाम लोग घरों में बंद हो गए और इंटरनेट ही उनका समय बिताने वाला सर्वशक्तिशाली एकमात्र अस्त्र बना। आज से मैं तुम सब लोगों का सर्वशक्तिशाली इकलौता भगवान है। पर इससे पहले भी कुछ खास बेहतर स्थिति नहीं थी हमारे यहाँ। अभी अभी आपने देखा है कि डेनमार्क, स्वीडन और कनाडा जैसे छोटे देश भी हमसे बेहद आगे हैं इन सभी मामलों में। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले कंपनियों को अपने ई इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारते हुए, बढ़ाते हुए यूजर्स तक क्वालिटी इंटरनेट पहुंचाने के बाद ही रेट्स को बढ़ाने की बात करनी चाहिए। आशा करता हूं कि अब आप सब ये आसानी से समझ सकते हो कि कंपनियों का ये रेट बढ़ाने का कदम कितना सही है और कितना गलत। इस मामले पर आप सबकी क्या राय है, ये आप मुझ तक कमेंट सेक्शन के जरिए पहुंचा सकते हो। मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। जय हिंद।